The Lallan Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। 4 बरस पहले 11 मार्च 2017 को यूपी में विधानसभा चुनाव का नतीजा आया था और बहुमत स्पष्ट रूप से बीजेपी के पक्ष में था। देश के सबसे बड़े सूबे में 15 बरस बाद बीजेपी को सत्ता मिल रही थी, पर एक दुविधा थी, सबसे बड़े राज्य की कमान किसे दी जाए। नतीजों के बाद कई दिन तक पार्टी में मंथन चलता रहा, कई नामों का जिक्र हुआ और फिर मोहर लगी योगी आदित्यनाथ के नाम पर। गोरखपुर से बीजेपी के सांसद, जो कभी अपने विवादित भाषणों के चलते, कभी हिंदुत्व वाली धारा के चलते एक चर्चित नेता माने जाते थे। प्रशासन के तौर पर उनके पास पहले का कोई अनुभव नहीं था, न कभी वो राज्य में न केंद्र में मंत्री रहे थे। ऐसे में उनके नाम पर कई तरह के सवाल उठे। किसी ने कहा कि संघ के कोटे से आए, किसी ने कहा लोकप्रियता की वजह से आए, किसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद थे और कुछ ने कहा भविष्य की तैयारी है। सारी बातें चली। इन सब के बीच 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली और आज तारीख क्या है? 19 मार्च 2021, यानी योगी आदित्यनाथ सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। सरकार 4 साल के काम का प्रचार कर रही है। अखबारों के फ्रंट पेज पर इश्तिहार चल रहे हैं, लखनऊ में कार्यक्रम हो रहे हैं। हमने सोचा थोड़ा हम भी जांच कर लें, क्योंकि लल्लन टॉप की भी चुनावी कवरेज की शुरुआत 2017 के यूपी चुनाव से ही हुई थी। तो जहां से योगी आदित्यनाथ सरकार की शुरुआत होती है, वहीं से हमारी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की वीडियो फॉर्मेट में शुरुआत होती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि उस वक्त की सरकारों का हाल लिया तो अब की सरकार का हाल भी लें। और हम पर तो अक्सर ये बात कही जाती है, अच्छा लल्लन टॉप यूपी वाले, हालांकि ये पूर्ण सत्य नहीं है। सत्य इसलिए नहीं क्योंकि लल्लन टॉप की एक टीम इस वक्त तमिलनाडु में है, दूसरी असम में है, तीसरी बंगाल में है, क्योंकि लल्लन टॉप मतलब पूरा देश जो देसी समझ के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल आज लल्लन टॉप का नहीं, आज योगी आदित्यनाथ सरकार के रिपोर्ट कार्ड का दिन है। 4 बरस बीत गए। किसी ने कहा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा, किसी ने कहा सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ वहीं हुई, किसी ने कहा कि विकास के कामों पर बहुत काम हुआ, किसी ने कहा कि इश्तिहार ज़्यादा हुए, किसी ने कहा कोरोना का मामला, किसी ने कुछ और कहा। सब कसौटियों पर ये सरकार कहाँ ठहरती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी शान में क्या कहा, सुन लीजिए। प्रसन्नता की अनुभूति है कि आज उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर 15-16 में जो रैंकिंग हमारी 14वें स्थान की थी, आज वह दूसरे स्थान पर है। देश की 2015-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था 5वें 6ठे स्थान पर थी, आज वह दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में देश में उभरा है। और प्रति व्यक्ति आय भी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान जो प्रयास प्रारंभ किए, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोक कल्याण के लिए, एमएसएमई या एग्रीकल्चर के फील्ड में जो कार्य हुए हैं, इसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आए हैं। और इसका परिणाम है कि आज प्रति व्यक्ति आय भी दुगने से अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 वर्ष के अंदर देखने को मिली है। आपने मुख्यमंत्री का बयान सुना, अब पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सुनिए। केवल एक काम किया है, लगातार बिजली के बिल बढ़ाए हैं और इतनी बिजली महंगी हो गई है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट कर भी देगा तो शायद वो कारोबार नहीं चलेगा, वो दूसरे प्रदेश से बनने वाले सामान या जो उत्पादन हो रहा है उससे मुकाबला नहीं कर पाएगा। यूपी में सत्ता के दावेदार कई हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ सरकार के दावों पर सवाल उठाया। ये ट्वीट आपको स्क्रीन पर
नजर आ रहा है और आपको नजर आ रहा होगा इसमें छिपा तंज। ये राजनेताओं की बात है। अब बात करते हैं अपने हिस्से की, एक एक करके, कि किस मोर्चे पर सरकार का काम अच्छा रहा और कहां खराब। जब बात यूपी की करनी हो तो पहले नंबर पर आता है लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न। कहा जाता है कि यहां सत्ता का रास्ता भी इस एक सवाल से होकर गुजरता है। लॉ एंड ऑर्डर मतदाताओं के लिए भी बड़ा पैमाना है सरकारों को आंकने का। इस मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुरू से ही अपनी सख्त इमेज बनाने की कोशिश की। कहा कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस रखा जाएगा। सख्त छवि पेश करने के बाद मार्च 2017 से ही एनकाउंटर शुरू हो गए। अपराधियों को पुलिस ने निपटाना शुरू किया और कहीं गोली नहीं चली तो पुलिस वालों ने मुंह से भी ठाए ठाए कर दिया। कहीं कोई अपराध की बड़ी घटना हुई तो पुलिस पर सवाल भी उठे, अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, तबादले हुए। असल में योगी आदित्यनाथ 4 साल में यूपी की कानून व्यवस्था को कितना सुधार पाए, पहले आंकड़ों पर बात करते हैं जो सरकार ने उपलब्धि के तौर पर गिनवाए। सरकार के मुताबिक 2016-17 में, यानी जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब से लेकर 2019-20 तक अपराधों में भारी कमी आई है। दावा है कि डकैती और लूट के मामले में 66% की कमी और हत्या के मामले में करीब 20% की कमी आई। बलवा यानी दंगों की संख्या में 40% की कमी आई। रेप की घटनाओं में 45% की कमी आई। इसी तरह से सरकार आंकड़ों को अपनी कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन आंकड़ों को देखने का एक नज़रिया और भी हो सकता है। अगर आपने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की रिपोर्ट देखी हो तो आपको पता चलेगा कि 2017 से 2019 में यूपी में अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में यूपी में आईपीसी की धाराओं के तहत कुल दर्ज अपराध 3,10,084 थे और 2019 में ये बढ़कर 3,53,131 हो गए। यानी 2017 से 2019 के बीच करीब 43,000 ये प्राथमिकियां बढ़ी हैं। कई लोग कह सकते हैं कि गंभीर मामलों में कमी आई है, लेकिन इन आंकड़ों के हिसाब से, आईपीसी की धाराओं में दर्ज होने वाले अपराध के हिसाब से, एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से यूपी अभी भी देश के कुल अपराधों में 9.5% की हिस्सेदारी रखता है। योगी सरकार आंकड़ों की बाजीगरी से ये साबित करती रही कि अपराध कम हो गए, लेकिन वक्त वक्त पर कुछ बड़ी घटनाएं भी हुई जिसने सरकार के दावे पर सवाल उठाए। फिर चाहे वो उन्नाव का मामला हो या हाथरस का, बिकरू का या महोबा का, इन सब पर विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं मसलों पर विपक्ष ने सरकार को जब तक घेरने की कोशिश भी की। योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे, उसके 3 महीने बाद ही जून 2017 में यूपी के उन्नाव में एक रेप का मामला सामने आया। आरोप लगा बीजेपी के ही विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर। मामले ने तूल पकड़ा, सरकार पर विधायक को बचाने के आरोप लगे। रेप पीड़िता के पिता की पुलिस थाने में मौत हो गई। रेप पीड़िता जब सुनवाई के लिए कोर्ट जा रही थी तब कार ट्रक से टकरा गई, इसमें भी 2 लोगों की मौत हुई। आरोप लगे कि पीड़िता को चुप कराने के लिए मारने की कोशिश की गई। पुलिस पर आरोप कि विधायक के लिए काम कर रही है। सरकार की इसमें खूब फजीहत हुई। फिर मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। बीजेपी के विधायक को दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा हुई। रेप के ही एक और मामले में बीजेपी नेता पर आरोप लगा। इस बार मामला शाहजहांपुर का था। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर एक छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया। इस मामले का वीडियो भी बाहर आया। शुरू में केस को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन बात बढ़ी तो चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई। हालांकि बाद में इस मामले में कोर्ट में छात्रा ने बयान पलट दिया। इसके बाद हाथरस में दलित लड़की से रेप और हत्या के मामले में भी योगी सरकार खूब घिरी। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे। देश विदेश की मीडिया ने हाथरस में डेरा डाला, लेकिन परिवार तक मीडिया कई दिनों तक नहीं जा पाया। परिजनों के बिना शव को जलाया गया। एक बार फिर सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगा, लेकिन मामला दबा नहीं। सीएम योगी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा। ये तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कुछ वानगी थी। कई बार पुलिस भी अपराधियों के निशाने पर आई। दिसंबर 2018 में बुलंदशहर के चिंगारवाटी गांव में हिंसा हुई, जिसमें स्याना थाने के पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह मारे गए। गोकशी की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने चौकी पर हमला बोला था। आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ भी की थी। इस हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हुए थे। फिर कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस पर बड़ा हमला हुआ। 8 पुलिस वाले मारे गए। विकास दुबे नाम के गैंगस्टर पर हमले का आरोप लगा। मामले में ये बात आई कि कुछ पुलिस वाले ही गैंगस्टर विकास से मिले थे। घटना के बाद उज्जैन में विकास दुबे पकड़ा गया और वापस लाते वक्त कानपुर में गाड़ी पलट गई। एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर में शामिल सब लोग बरी कर दिए गए, लेकिन कई और पुलिस वाले जिन पर आरोप था कि ये विकास दुबे से मिले थे, ऐसे 37 पर कार्रवाई हुई।
पुलिस का रंगदारी वसूलने का भी मामला सामने आया। महोबा का मामला, व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या कर दी गई। अपनी मौत से पहले वीडियो बनाकर व्यापारी ने जिले के एसपी मणिलाल पाटीदार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। हत्या के बाद एसपी को सस्पेंड किया गया, हत्या का केस दर्ज हुआ और एसपी फरार है। ये कुछ पुलिस की घटनाएं थी। यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर भी खूब चर्चाएं हुई। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही कहा कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए, ठोको उन्हें। सरकार के 2 साल में करीब 100 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। अब तक 6000 से ज़्यादा एनकाउंटर हुए। अखबारी रपटों की माने तो इस साल तक 135 अपराधियों को एनकाउंटर में मारा गया। कई बार यह भी आरोप लगा कि पुलिस आरोपी को पकड़कर फिर हत्या कर देती है और कहती है एनकाउंटर हुआ। और जब ऐसे मामले सामने आए तो विपक्ष भी मुखर हुआ और एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने, जो अखिलेश यादव के राज में प्रदेश में घुस भी नहीं पाते थे अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए, उन्होंने आरोप लगाया। इसमें एक उन्होंने धर्म का एंगल जोड़ा कि एनकाउंटर में मारे गए 37% मुस्लिम हैं। इसके पहले दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी कहा था कि जो मारे जा रहे हैं लोग, आप उनकी जातियां देखिए। ये सब आरोप और विवाद चलते रहे, लेकिन इन सब के बीच ये माना जा रहा है कि जो सिंडिकेट क्राइम है, संगठित अपराध हैं, वो यूपी में कम हुए हैं, बड़े गैंग कम हुए हैं। कुछ और बातें भी हैं जो योगी सरकार के पक्ष में जाती हैं। अवैध इमारतों पर योगी सरकार का चलता बुलडोजर। पिछले 4 साल में कई बार भव्य इमारतें गिराते बुलडोजरों की, जेसीबी मशीनों की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। कहीं नक्शे में गड़बड़ी के नाम पर, कहीं अवैध जमीन पर होने वाले कब्जे के नाम पर। और जिनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई उसमें कई बड़े नाम हैं, जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये बाहुबली नेता माने जाते हैं। सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, बदन सिंह बद्दो, ये सब गैंगस्टर माने जाते हैं। इसके अलावा यूपी सरकार का दावा है कि उसने गैंगस्टर अधिनियम के तहत 37,511 बड़े अपराधियों को गिरफ्तार भी किया और इनसे लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त की। हालांकि इस तरह की कार्रवाई पर भी सवाल उठे। कहा गया कि योगी सरकार ने सिर्फ उन बाहुबलियों या अपराधियों पर कार्रवाई की जो विपक्षी पार्टियों से जुड़े हैं। जैसे मुख्तार अंसारी की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई, उनके भाई बसपा के सांसद हैं, अतीक अहमद सपा से जुड़े रहे हैं। इस तर्क का विस्तार ये कहकर भी हुआ कि ब्रजेश सिंह जैसे बाहुबली जब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तब उनका इतिहास नहीं खंगाला जाता है और इसी बिंदु पर विपक्षी योगी सरकार को निशाने पर लेते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस चिन्हित कर कार्रवाई करने का जो तरीका है ये सही नहीं है। इस तरीके से तो अगर अगली बार दूसरी पार्टी की सरकार आएगी तो इस सरकार से जुड़े लोगों की संपत्ति तोड़ी जाएगी। तो ये तो बात हुई लॉ एंड ऑर्डर की। इसमें जाते जाते एक नाम और, अखिलेश यादव ने ये सब बातें कही। उनकी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, जौहर यूनिवर्सिटी के बहाने जमीन की गड़बड़ियों के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कागज पत्तर पर और कोर्ट में सपा के इस नेता को खूब घेरा। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त से सीतापुर की जेल में बंद हैं। उनकी पत्नी, जो पहले राज्यसभा की सांसद थी और फिर विधायक, वो 10 महीने के बाद जमानत पर छूटी हैं। और भी कई मामले हैं जो आजम खान और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। और उनके बेटे के खिलाफ तो मामला गलत डेट ऑफ बर्थ बताकर विधायकी हासिल करने की भी है, जिसके चलते उनकी विधायकी खतरे में आ गई। जो आजम खान सपा सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनकी हैसियत एक वांछित आरोपी की हो गई। परिवार के ज़्यादातर लोग जेल में हैं और जमानत के लिए पैरवी कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी का भी यही हाल है। पंजाब में एक मामले के चलते जेल में है। सरकार यूपी की इल्ज़ाम लगा रही है कि पंजाब की सरकार उनकी खातिरदारी कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हमने विद्वानों से भी पूछा। अगर वैसे देखें तो अपराध की जो साइकी है वो उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है। जैसे अपराध की साइकी का मतलब, जैसे शहरों में अगर आप देखें तो जमीन दखल करना एक पूरा इंडस्ट्री था उत्तर प्रदेश में, और हर शहरी, हर नागरिक इस भय से ग्रसित रहता था कि उसका जमीन कब दखल कर लिया जाएगा। कोई आके आपके मकान पे कह सकता है ये मेरा मकान है, आप जाओ। तो उसको उन्होंने, ये जो स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए क्रिमिनल्स के खिलाफ, जो माफिया के खिलाफ, तो वो चीज कम हुआ। एक और मामला है जिसे योगी सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर बताती है और विपक्षी सवाल खड़े करते हैं। लव जिहाद पर कानून का मामला। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, प्रचलित अर्थों में इसे लव जिहाद कानून कहा जाता है। इसे योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से इसलिए लाया गया, सरकार का कहना है क्योंकि आरोप थे। कहा गया कि मुस्लिम पुरुष धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं और ये गैर कानूनी है।
इस कानून के तहत दर्ज किए गए अधिकांश मामलों में स्थिति सरकार के कयासों से उल्टी निकली। जो अब तक केस हुए उसमें ज्यादातर में दोनों पक्षों के परिवार की रजामंदी पाई जा रही थी, नहीं तो कम से कम पुरुष और महिला की आपसी रजामंदी तो थी ही। खबरें आई कि एक आध केस में दोस्तों को ही इस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार रहे टी.के. नायर समेत 104 पूर्व IAS अफसरों ने यूपी सरकार को इस कानून के खिलाफ पत्र लिखा। क्या कहा इन लोगों ने कि आपके राज्य में धर्मांतरण रोधी कानून मुस्लिम पुरुषों को और अपने चुनने की आज़ादी का हक रखती महिलाओं के खिलाफ लाठी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इसके जवाब में फिर कुछ पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अधिकारी और बुद्धिजीवी 224 कुल संख्या में सामने आए, जिन्होंने यूपी सरकार की इस लव जिहाद कानून पर पीठ भी थपथपाई। कुछ मसलों पर बात हो गई। यूपी की पॉलिटिक्स का एक और मसला, जिसकी शुरुआत मायावती के समय से हुई, पॉलिटिकल कैंपेनिंग का भी एक अहम हिस्सा हो गया है। यह है एक्सप्रेस वे। लंबी चौड़ी सनसनाती रफ्तार वाली गाड़ियों के लिए उम्दा सड़कें। यूपी में मायावती के कार्यकाल में यमुना एक्सप्रेसवे बना नोएडा से आगरा के बीच। फिर अखिलेश यादव के कार्यकाल में बना लखनऊ से आगरा के बीच एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। सबने बढ़ा चढ़ाकर अपनी उपलब्धियों के तौर पर इसे गिनवाया। योगी सरकार को इस बात का इल्हाम था कि उन्हें भी कुछ ऐसा करना होगा, तो सरकार जुट गई इस काम में। सरकार का दावा है कि 4 साल के कार्यकाल में 1322 किलोमीटर लंबे ऐसे 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लगभग तैयार है। 297 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये मेरे घर से गुजर रहा है और तेज़ रफ्तार से इसका काम भी चल रहा है, ये बन रहा है। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे, इसके लिए लैंड एक्वायर होने लगी है। 92 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इसका काम चालू है। और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा प्रदेश में 13,189 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का दावा अलग से है। हालांकि इनमें से कई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए हैं। कब शुरू होंगे ये हमने जाना अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल से। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो इस साल चालू हो जाएगा। लगभग 70% से ज्यादा उस पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है। इसी ईयर में उसको चालू होना है, वो चालू हो जाएगा। प्रेस की एक टीम ले जाकर उनको दिखाया भी था कि फ्लाई करता है, दिखाई देता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी काम बहुत तेजी से चल रहा है और मुख्यमंत्री ने उसको भी इसी कैलेंडर ईयर में कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा हुआ है। इसके अलावा जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस है, बनारस जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है, उस पर काम तेजी से चल रहा है। उसको भी जल्दी कंप्लीट करने का कोशिश हो रही है। फिर एक बलिया, क्योंकि ये गाजीपुर तक जाती है, पूर्वांचल इसको बलिया से जोड़ने का है, उस पर काम शुरू हो रहा है अभी। और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीदनी शुरू कर दी और लगभग 12% के आसपास जमीन खरीदी गई है। तो जब जमीन खरीदना शुरू कर दिया है, दैट शोज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट के बनेगी, क्योंकि अब जमीन व्यर्थ में नहीं खरीदेंगे। वो भी एक तो ये स्टेटस है। और जो मैंने आपको बताया, गंगा एक्सप्रेसवे के अलावा बाकी सारी एक्सप्रेसवे इस वर्तमान वर्ष में, कैलेंडर वर्ष में चालू हो जाएगी। पब्लिक सरकारों की दक्षता का एक इम्तिहान बड़े आयोजनों में भी होता है। उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तब ऐसा सबसे बड़ा आयोजन होता है कुंभ। योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में कुंभ नहीं हुआ, अर्ध कुंभ हुआ, लेकिन इंतजाम कुंभ जैसे ही हुए। 15 जनवरी से लेकर 4 मार्च 2019 के बीच यूपी के प्रयागराज में अर्ध कुंभ के लिए सरकार ने कई तैयारियां की। इनकी ज़रूरत भी थी। करीब 15 करोड़ लोग, यानी लगभग हर 6वां हिंदू यहाँ पर आता है, ऐसा अनुमान है पिछले आंकड़ों के आधार पर। आंकड़ों के आधार पर यह बात भी कही गई कि इस दफ़ा लगभग 24 करोड़ लोग पहुँचे। उम्मीदें सातवें आसमान पर थी, इसलिए भी कि हिंदुत्व की नैया पर बैठकर कुर्सी तक पहुंचे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे। इसलिए आयोजन में सारे संसाधन झोंके गए। 4,236 करोड़ रुपए खर्च हुआ। यूपी सरकार का दावा है कि हमने अखिलेश सरकार के कार्यकाल से 3 गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया। 2013 में अखिलेश यादव के कार्यकाल में कुंभ मेला हुआ था, उसके दुगने एरिया में अर्ध कुंभ का मेला किया गया। 3200 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र में 247 किलोमीटर की गलियां और सड़कें विकसित की गईं। 5,63,000 वाहनों की पार्किंग के इंतज़ाम, 1,22,500 शौचालय आदि इत्यादि। बहुत सारे आंकड़े हैं। कितनी ट्रेनें चलवाई गईं, कितने ट्रॉमा सेंटर बने, कितने डॉक्टरों की तैनाती की गई। आयोजन को कुल मिलाकर सफल माना गया।
विरोधियों ने भी सरकार के काम की सराहना की। कोई अफरा तफरी या अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने आज इसका जिक्र किया। अब बात करते हैं कोरोना की। इस मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार की खूब तारीफ हुई। अगर आप याद करें तो यूपी के आगरा में शुरू हुए कोरोना के कुछ मामले शुरुआत में सामने आए थे। संक्रमण बड़े स्तर पर बढ़ने का डर था, पलायन वाले मसला भी था, समस्या भी थी और बड़ी आबादी भी। शुरू में कुछ ज़्यादा मामले आए भी, लेकिन इस मोर्चे पर यूपी सरकार बाकी राज्य सरकारों के मुकाबले ज़्यादा मुस्तैद दिखी। योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठकों में दिखे, लॉकडाउन को लेकर सख्ती बरती गई। संक्रमण काबू करने के अलावा बाहर से बस भेजकर छात्रों को लाना हो या मजदूरों को लाना हो, इसमें भी सरकार ने तारीफ बटोरी। कोविड मैनेजमेंट को लेकर यूपी के इन तारीफों की वजह क्या है, हमने जाना एक्सपर्ट से। कोरोना को योगी जी ने फाइट आउट किया और बहुत ही आगे बढ़ के, जैसे कहते हैं ना मैच आगे बढ़ के जो बैट्समैन खेलता है, तो उन्होंने आगे बढ़ के खेला। कुछ बैट्समैन पीछे रहते हैं, जैसे नीतीश कुमार पीछे रहे, कुछ मुख्यमंत्री बीच में कहीं खड़े रहे, लेकिन इन्होंने बहुत आगे बढ़ के उसको, और काफी उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ नहीं पाया बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट है कि उस समय जो मजदूरों का जो सवाल था, डिस्प्लेस्ड लेबरर्स का, तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही संवेदनशील ढंग से उसको रिस्पॉन्ड किया। और ठीक है कि पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशंस भी हुए, बहुत सारे मुद्दों पे आपस में टकराव भी हुए लोगों से, विपक्षी पार्टियों से, जैसे क्योंकि, लेकिन उन्होंने बहुत आगे बढ़ के उसको भी एक इशू बनाया और एक संवेदनशील ढंग से उनकी जॉब, उनकी नौकरी, उनके आने, उनके जाने, उनके उसको भी उन्होंने किया। तीसरा जो स्टूडेंट्स को लाने का सवाल था, जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स जो फंसे हुए थे कोरोना में, उनको वो ले आए। तो ये सारे इनिशिएटिव्स थे जिसने जनता में ये दिखाया कि एक संवेदनशील और ऐसा मुख्यमंत्री जो कि एक डिफिकल्ट टाइम को फेस करने में डिफिकल्ट टाइम को फेस करने की लड़ाई लड़ सकता है। कोविड का जब पहला मामला आया नोएडा में, जब आगरा के कुछ पेशेंट वहां पे मिले पॉजिटिव, उसके बाद तुरंत योगी सरकार पूरी एक्टिव हो गई थी। उन्होंने पूरा एक अपना असेसमेंट तैयार करना शुरू कर दिया था कि कैसे करना है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की, उसके बाद तुरंत सबसे पहला काम जो मुख्यमंत्री योगी ने किया, उन्होंने टीम 11 अपने 11 वरिष्ठ अधिकारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव थे, अपर मुख्य सचिव थे, उनको मिलाकर उन्होंने एक टीम 11 बनाई और उसकी रेगुलर मीटिंग करनी शुरू की। ये तो एक तरफ हुआ। उसके बाद जब 23 मार्च को जब प्राइम मिनिस्टर ने अपना लॉकडाउन घोषणा की थी, उसके एक दिन पहले 22 मार्च को यूपी में सिर्फ केजीएमयू में 72 टेस्ट हुए थे कोरोना के। तो सबसे बड़ा उनके पास चैलेंज था कि हम किस तरह से कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई जाए। तो मुख्यमंत्री ने तुरंत अपनी टीम 11 में कहा कि हम मशीनें बढ़ाए जाए, RT-PCR मशीनें बढ़ाई जाए। तुरंत उसके लिए बजट में कराया गया। युद्ध स्तर पर एक टीम बनाई गई, के डॉक्टर्स को लगाया गया, परचेज पॉलिसी तुरंत बनाई गई। सबसे पहला यूपी पहला स्टेट था जिसने तुरंत ये सारे गाइडलाइंस जारी कर दी थी, कैसे टेस्ट होना है, कैसे कुछ खरीदनी है, उसकी पूरी पॉलिसी बनाकर तुरंत सारे टेस्ट शुरू किए गए। एक हफ्ते के भीतर 5000 टेस्ट होने शुरू हो गए थे और आते आते एक महीने के भीतर ये मामला 1 लाख टेस्ट रोज होने शुरू हुए। अब टेस्ट जब शुरू हुए तो लोगों को ये था कि टेस्ट कैसे हो, कहाँ हो, तो उसके लिए तुरंत एक माई कोविड ऐप हेल्थ डिपार्टमेंट ने मिलकर तैयार किया, जिसमें आप ऐप में आप देख सकते थे कि आपका नियरेस्ट सेंटर कहाँ पे है, कहाँ पे आप पास में टेस्ट करा सकते हैं, वहाँ क्या सुविधा है, कैसे उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो ये किया। इसी के साथ जब उन्होंने टीम 11 बनाया, उसके एक हफ्ते के बाद जब इनके 5000 टेस्ट स्टार्ट हो गए, तो उन्होंने सारे जो स्मार्ट सिटीज थे, पहले तो वहां पर इनका एक कमांड सेंटर बन रहा था, वहां उन्होंने पूरा इंटीग्रेटेड कोरोना कमांड कंट्रोल सेंटर ये पूरा उन्होंने बनाया, जहां पे क्या 24 घंटे हर चीज की मॉनिटरिंग हो रही थी। कोरोना के टेस्टिंग से लेकर फूड डिस्ट्रीब्यूशन लेकर कौन आदमी कहाँ है, वो पूरी एक एक चीज की वहां से मॉनिटरिंग शुरू हुई। धीरे उसी तर्ज पर 10 दिन के भीतर सभी जिलों में इसे इस तरह के इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर हो गए। तो 1-2 तरह की मॉनिटरिंग हुई। एक मुख्यमंत्री कर रहे थे, रोज मीटिंग करते थे सुबह 9:30 10 बजे के करीब अपनी टीम 11 की, उसके वो पूरा मॉनिटरिंग करते थे। उसके अलावा जो टीम 11 के लोग थे, ये अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करते थे। इनको हर
जिले के भी एक कमांड दी गई थी, वहां मॉनिटरिंग करते थे। उसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर जो था उसके थ्रू एक मॉनिटरिंग शुरू हुई। तो पूरा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच शुरू हुआ। धीरे धीरे करते करते इसी में प्रवासी आने मजदूर आए शुरू हुए। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज था। तो उनको कैसे लाया जाए, कैसे रोडवेज की बसें लगाई जाए, कहाँ लगाई जाए, कितने लगाई जाए, उनको खाने की व्यवस्था कैसे की जाए। तो ये हर चीज के लिए उन्होंने एक नोडल ऑफिसर तैयार किया। उसकी जिम्मेदारी तय की गई कि आपको इनकी व्यवस्था, इतने लोगों की व्यवस्था ऐसे करनी है, इनको यहाँ से यहाँ लेके आना है। सबकी एक प्रॉपर जिम्मेदारी तय हुई, पूरा उसके लिए गाइडलाइन जारी हुई, जियो जारी हुआ। उसके आधार पर हर आदमी ने को जो जिम्मेदारियां दी गई उस आधार पर उन्होंने उसको अपना किया। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहा। उससे जाकर ये एक कोरोना का कंट्रोल और जिन राज्यों की तुलना में यूपी सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद उसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। मतलब आप देखेंगे इतने प्रवासी आकर अपने गांव, अपने घर चले गए, लेकिन कहीं भी एक मिस हैपनिंग नहीं हुई, कहीं कोई छेड़छाड़ी घटना नहीं, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, सबको कहीं कैजुअलिटी नहीं हुई। मेन बात ये था कि कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई लोग इतने दूर चले और किसी की डेथ हो गई हो। तो ये कहीं ना कहीं इसको ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच था, इंटीग्रेटेड साथ एक सेंट्रिक अप्रोच था। कुछ मोर्चों पर योगी सरकार घिरी भी। 4 बरस में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, ये दावा है यूपी सरकार का। इसे पुख्ता करने के लिए सोशल मीडिया पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से वीडियो भी शेयर किए गए या रिट्वीट किए गए। मसलन एक वीडियो 10 मार्च 2021 का, इसमें दुर्गेश चौधरी पारदर्शी और समयबद्ध चयन प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद ज्ञापित करते नजर आ रहे थे। वीडियो सामने आया तो हंगामा मचा, क्योंकि 5 साल से लेखपाल भर्ती की बाट जो रहे अभ्यर्थी पूछने लगे कि साल 2015 के बाद से जब लेखपाल के लिए वैकेंसी ही नहीं निकली तो दुर्गेश चौधरी को नौकरी कैसे मिल गई। जी, यूपी में आखिरी बार 2015 में लेखपाल की भर्ती हुई थी और तब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। ये प्रक्रिया 2016 में पूरी हुई थी और दुर्गेश तभी लेखपाल बन गए थे। जब सच्चाई सामने आई तो वीडियो डिलीट करना पड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी के भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था और इसमें कोई दो राय नहीं कि युवाओं के गुस्से ने भी अखिलेश यादव की विदाई और बीजेपी की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यही वजह है कि योगी सरकार अपने कार्यकाल में हुई भर्तियों को पारदर्शी और समयबद्ध बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन 4 साल में युवाओं का गुस्सा कम हुआ क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC की। ये अलग अलग सरकारी विभागों में समूह ग के पदों पर भर्ती कराता है, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, नलकूप चालक आदि। यूपी सरकार का दावा है कि कमीशन ने पिछले 4 साल में 16,708 पदों पर भर्ती की और कमीशन के भर्तियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का आरोप है कि समयबद्ध भर्तियों का ढिंढोरा पीटने वाली योगी सरकार के कार्यकाल में कमीशन केवल 3,209 नलकूप यानी ट्यूबवेल चालकों की भर्ती ही करा सका। इसके अलावा करीब 1 दर्जन भर्तियां अटकी हुई हैं। हर दूसरे तीसरे दिन ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, युवा कल्याण अधिकारी जैसी भर्तियों में शामिल जो अभ्यर्थी हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं कि भर्तियां कब पूरी होंगी, नियुक्ति पत्र कब मिलेंगे। सरकार जिन 16,708 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने की बात कर रही वो कौन है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा। कमीशन के बाद अब बात करते हैं शिक्षकों की भर्ती की। 19 सितंबर 2020 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि यूपी में शिक्षकों के कुल 2,17,481 पद खाली हैं। योगी सरकार ने राज्य में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 2 बड़ी भर्तियां निकाली, एक 68,500 पदों पर और दूसरी 69,000 पदों पर। दोनों भर्तियों में तमाम अड़चनें आई। आरक्षण, कट ऑफ और सवालों के उत्तर को लेकर मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिर धांधली और पेपर आउट की शिकायतें भी आईं, कई गिरफ्तारियां हुई। फिलहाल सरकार का दावा है कि दोनों भर्तियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षक भर्ती के बाद अब बात करते हैं पुलिस भर्ती की। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से 14 जनवरी 2018 को 41,520 सिपाहियों की भर्ती निकाली गई। भर्ती पूरी हो चुकी है, लेकिन अभ्यर्थियों का दावा है कि नौकरी केवल 36,288 को मिली। 5,000 के करीब सीटें खाली रह गई और मामला हाई कोर्ट में है। इसी तरह नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रमोशन बोर्ड ने 49,568 पदों पर सिपाहियों की भर्ती निकाली। इसमें सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट और ट्रेनिंग 8 चरणों में शेड्यूल है, यानी कि आखिरी बैच मई 2022 में ट्रेनिंग के लिए जाएगा। जो अभ्यर्थी मेडिकल में फेल हो जाएंगे वो बाहर हो जाएंगे और सीटें फिर खाली हो जाएंगी। ये 2 भर्तियां उदाहरण हैं।
योगी सरकार का दावा कि 4 साल में 1,37,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई और अभ्यर्थियों का दावा कि सरकार ने जिन सीटों को खाली छोड़ दिया उन्हें क्यों गिन रहे हो। इसलिए सरकार को ये जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि किस भर्ती में फाइनली कितने लोगों को नियुक्ति मिली। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सरकार को जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। सरकार से जानकारी मांगने का एक तरीका है आरटीआई लगाई गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछा गया कि मार्च 2017 से 31 दिसंबर 2020 तक यूपी सरकार के अधीन हुई सभी सरकारी और अर्ध सरकारी भर्तियों की विभागवार जानकारी दी जाए। जवाब के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने आरटीआई कार्मिक विभाग के पास भेजी और वहां से जवाब मिला, हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। भर्तियों में लेट लतीफी, सीटों का खाली रह जाना, धांधली और भ्रष्टाचार की शिकायतें, कोर्ट कचहरी के चक्कर, सब जगह यही हाल है। योगी सरकार सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इश्तेहार लगाकर 4 लाख नौकरियों का प्रचार कर रही है, लेकिन इन नौकरियों का मुकम्मल ब्यौरा आरटीआई के जरिए नहीं मिलता है। और यही वजह है कि पिछले दिनों जब रोजगार को लेकर सोशल मीडिया पर बड़े प्रदर्शन हो रहे थे तो यूपी के कई शहरों में ये प्रदर्शन सोशल मीडिया से निकलकर सड़क पर पहुंच गए थे। ये तो कमियों की बात हो गई, अब उपलब्धियों की भी बात कर लेते हैं। यूपी सरकार के खाते में एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की भर्तियों का शांति से निपट जाना। अखिलेश यादव की सरकार में यूपीपीएससी पर भ्रष्टाचार के जमकर आरोप लगते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में खूब जिक्र करते थे। योगी सरकार के कार्यकाल में 2018 में एलटी ग्रेड पेपर आउट के मामले को छोड़ दें तो यूपीपीएससी में धांधली की कोई बड़ी शिकायत नहीं आई। हालांकि सीटों में कटौती, सवालों के गलत जवाब और कैलेंडर के हिसाब से परीक्षा न कराने को लेकर जरूर यूपीपीएससी पर सवाल उठते रहे। अगली उपलब्धि की बात करते हैं अभ्युदय योजना। एक ऐसी योजना जिसके जरिए यूपी सरकार सिविल सर्विसेज और दूसरी भर्तियों की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के जरिए निःशुल्क तैयारी करवाती है। अभ्युदय के अंतर्गत नीट जेईई से लेकर यूपीएससी और यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों की क्लास लगती है। इसके लिए टेस्ट होता है, पास करने वालों को क्लास के लिए चुना जाता है। ये एक सफल स्कीम बताई जाती है। ये तो नौकरियों के फ्रंट पर बात हो गई। एक और मोर्चा है जिस पर योगी सरकार की कसौटी जांचनी चाहिए और इस पर विपक्ष उन्हें घेरता भी खूब है। ऐसा कहा जाता है कि यूपी सरकार प्रदर्शनकारियों से अतिरिक्त सख्ती से निपटती है। पॉलिटिकल प्रदर्शनकारियों से भी ऐसे निपटती है जैसे वो कोई अपराधी हो। मसलन अजय कुमार लल्लू अक्टूबर 2019 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद 50 से ज़्यादा मौक़ों पर लल्लू हिरासत में लिए गए। उन पर अब तक 55 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कांग्रेस के बाद नंबर आता है भीम आर्मी का। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के कुछ ही दिनों बाद सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में हिंसा हुई। इस हिंसा के आसपास के घटनाक्रम में भीम आर्मी ने सुर्खियां बनाई। इसके बाद भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण पर एफआईआर हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत, जिसे तंज में यूपी सरकार का पसंदीदा कानून भी कहा जाता है। इसके कुछ एक बरस बाद चंद्रशेखर आजाद ने सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और फिर से हिरासत में लिए गए। भीम आर्मी ही नहीं, यूपी में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी के नेता भी यूपी पुलिस के लपेटे में आए, एफआईआर के लपेटे में आए। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती यूपी के अस्पतालों का हाल देखने पहुंचे। सभा में कह दिया, यूपी के सरकारी अस्पतालों में बच्चे होते तो हैं, लेकिन ये बच्चे कुत्ते के पिल्लों की तरह पैदा होते हैं। इस पर एफआईआर हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी यूपी में हाल फिलहाल में एक्टिव देखे गए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यूपी के स्कूलों का हाल देखने पहुंचे छापामार तरीके से, तो वहां भी एफआईआर हो गई। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर भी यूपी पुलिस ने सख्ती दिखाई। कई लोगों पर एनएसए कानून लगाया गया, तोड़फोड़ करने वालों से वसूली की गई। तो एक तरफ तो सीएए एनआरसी से सख्ती से निपटने की बात है, राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि असहिष्णु सरकार है। दूसरी तरफ कई ऐसी चीजें भी हुई जिसमें कोर्ट में योगी सरकार की किरकिरी हुई। मसलन आरोपियों के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए और फिर कोर्ट के दखल के बाद हटाना पड़ा। तो ये तो कुछ सेक्टर्स थे जिनमें हमने योगी सरकार की परफॉर्मेंस को देखने की कोशिश की। बाकी चुनाव से पहले लल्लन टॉप आपके बीच आएगा और आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश के लोगों से कि इस सरकार का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। कार्यकाल को मापने के अलावा एक बात और कही जा रही है कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले नेता हैं जिन्हें लगातार निर्बाध इतना लंबा कार्यकाल मिला। इससे पहले कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, 3 दफा बने, लेकिन कभी भी उनका पूरा कार्यकाल नहीं रहा। यही बात रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के बारे में भी कही जाती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में सवाल उठते थे। कोई कहता था कि बीजेपी दूसरा सीएम लाएगी, कोई कहता था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सीएम बदल दिया जाएगा क्योंकि सपा बसपा एक हो गए हैं और ये यूपी में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन
इन सब चुनौतियों को, अखिलेश मायावती के साथ आने को, उनके भारी भरकम काडर को, उनके बेस वोट बैंक को, इन सब को ध्वस्त करते हुए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने जीत दर्ज की। इस जीत की कई वजह हैं, सबसे बड़ी वजह तो नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन एक श्रेय योगी आदित्यनाथ को भी जाता है। लेकिन इन सब पर इतनी चर्चा क्यों हो रही थी? इसकी एक वजह थी 2018 का उपचुनाव। 2018 में उपचुनाव हुए, गोरखपुर में, फूलपुर में और कैराना में, और सब जगह बीजेपी को हारना पड़ा। और जब खुद गोरखपुर में बीजेपी हार गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवालिया निशान उठने लगे कि हिंदुत्व की टर्फ पर जब वो अपना किला नहीं बचा पाए तो 2019 में क्या होगा। 2019 का जवाब मिला 23 मई 2019 को, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी ने यूपी की 80 में से 62 सीटें हासिल की, पूरे गठबंधन की। और जिस महागठबंधन पर इतनी बात हो रही थी सपा बसपा के, वो 15 सीटों पर सिमट गया। कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली रायबरेली की, और अमेठी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव हार गए। फिर अक्टूबर 2020 में यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, तो इसमें भी 6 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इन सब ने ब्रांड योगी को मजबूत किया। सख्त प्रशासक, हिंदुत्व, ये उनके 2 मेन पिलर हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर। और शायद इसीलिए चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बिहार या बंगाल, योगी आदित्यनाथ अपने भगवे चोले के साथ पार्टी का प्रचार करते नजर आते हैं, उनकी डिमांड होती है। दूसरे राज्यों से लौटकर यूपी की बात करें तो जल्द पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसमें भी सरकार की लोकप्रियता की परीक्षा होगी, क्योंकि बीजेपी पिछले पंचायत चुनाव से अपने ऑफिशियल कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने लगी है। इसके अलावा अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव तो हैं ही। विपक्ष लगातार हमलावर है। प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं, कांग्रेस के काडर को री एनर्जाइज करने की कोशिश कर रही हैं। अखिलेश यादव ने भी अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। मायावती वो ज़मीन पर उतनी ताकतवर नहीं नज़र आ रही, पर क्या उन्हें पूरी तरह से स्पेंट फोर्स करार दिया जाए? राजनीतिक टिप्पणीकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो कई तरह की गोलबंदियां हो रही हैं। इन सब के चलते यूपी में अगला 1 वर्ष महत्वपूर्ण होने वाला है। योगी सरकार के इस 4 साल के रिपोर्ट कार्ड पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।